So in the previous session, we have discussed about the cyber threats and cyber crimes. We have seen that how AWS dropping and phishing and DOS attacks works and how we can prevent. So now we will discuss more about the cyber crimes. So before discussing about cyber crimes, we have to understand what is the cyber crime. Okay. तो साइबर क्राइम साइबर थ्रेट से रिलेट करता है. साइबर क्राइम वो चीजें हैं जहां पर आप फ्रॉड, थेफ्ट, फॉरजरी या ऐसी कोई भी चीज करते हैं जो आप इंटरनेट या नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करते हुए अगर वो आप क्राइम करते हैं तो वो साइबर क्राइम के अंडर में आता है. देखिए, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो आईटी एक्ट 2000 एंड आईटी एक्ट 2008 हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पास करके इसको बनाया हुआ है, जिसके अंदर काफी पेनल्टीज है अकॉर्डिंग टू ऑफेंसेस. तो साइबर क्राइम का मीनिंग है क्राइम रिलेटेड टू द मिसयूज ऑफ कंप्यूटर्स, ओके, और द इंटरनेट सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, फॉर्जरी एंड एक्सेट्रा. Okay, so the IT Act defines cybercrime as an unlawful act. Okay, it is an unlawful act wherein the computer is either a tool or a target or both. यानी कि कंप्यूटर या तो वो टूल हो सकता है साइबर क्राइम का, या हम उसके कंप्यूटर को साइबर क्राइम का एक टारगेट भी यूज कर सकते हैं, या वो दोनों हो सकता है. ठीक है, अब हम बारी बारी से यानी वन बाय वन साइबर क्राइम के बारे में देखते हैं कि साइबर क्राइम के जो टाइप होते हैं. तो फर्स्ट है यहाँ पर साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग का मीनिंग होता है कि आप नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यानी डिजिटल मीडिया एक्सेस के थ्रू आप किसी को हैरेस करते हैं. मान लीजिए कि जैसे आप सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है कि यू आर सो मच फैट, यू लुक सो अगली एंड सम काइंड ऑफ हैरेसमेंट और कमेंट्स, so it will fall under the category of cyber bullying. So it is also a serious offense and you have to just take care about your comments. जो आप लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं उसमें देखते हैं तो एक नीचे बहुत ही छोटी लाइंस में लिखा आता है अगर आप YouTube पे कमेंट करते हैं कि प्लीज मेक श्योर दैट यू विल यूज द साइबर क्राइम ऑफेंसेस, यानी कि अगर आप उस चीज के जो इनके रूल्स एंड पॉलिसीज है उसको आपको फॉलो करना होता है. ठीक है, तो साइबर बुलिंग के अंदर क्या होता है, हम किसी को हैरेस करते हैं या उसके ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं तो साइबर बुलिंग के कैटेगरी में आता है. सो हैरेसमेंट और बुलिंग इन्फ्लिक्टेड थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक or communication devices such as using the computer, mobile phones, laptop, etc. If we talk about the practical life example of cyberbullying, so it is mainly used in social media, I guess. Okay, social media पे कई लोग इसे सुसाइड कर लेते हैं, या हम अगर सेलिब्रिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज को नेगेटिव जो कमेंट्स मिलते हैं तो वो साइबर बुलिंग के अंदर आता है. और कई बार आपने सुना होगा कि सेलिब्रिटीज जो है वो साइबर बुलिंग के अंदर केसेस फाइल करते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर स्टॉकिंग. ओके, सो साइबर स्टॉकिंग का मीनिंग होता है अगर आप किसी पर्सन को स्टॉक करते हैं, उसका पीछा करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वे में. ठीक है, सो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय अ पर्सन टू फॉलो a person or attempts to contact a person means you are following a person without his or her permission. Okay, and this will be fall under the category of cyber stalking. Just like if you want to access my number without my permission, ठीक है, आप मेरे नंबर पे बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेरे पर्सनल डेटास को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो साइबर स्टॉकिंग के अंदर आएगा. ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से या डिजिटल कम्युनिकेशन के यूज से without his or her permission is called the cyber stalking. And the next topic is the online job fraud. देखिए, ये सबसे ज्यादा हमारे अभी जो ट्रेंड में है, ये सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स में काम आ रहा है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड. You might see in the messages such like that, click on the link and आपको इतने रुपए की नौकरी मिल जाएगी, या आप घर बैठे कमाए 15 लाख रुपए. ऐसे जो मैसेजेस आते हैं वो क्या होता है, एक फ्रॉड मैसेजेस ही होते हैं. उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं या उस नंबर पे आप जैसे ही कॉल बैक करते हैं वो आपके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर लेता है. तो ये भी क्या है, क्राइम है. ठीक है, तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड भी एक टाइप का क्राइम है. An attempt to defraud people who need employment by giving them a false hope या promise of better employment with higher wages. देखिए, केवल ऑनलाइन जॉब फ्रॉड ही नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर के जो क्लासिफिकेशन सेक्शन में आता है उसमें भी आप देखिए तो घर बैठे कमाए 10,000 रुपए. We are giving the opportunities to fresher for 8,000 to 30,000 rupees. ऐसे जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं ये फेक होते हैं क्योंकि आप सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, फॉल्स होप्स आपको देते हैं. तो ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में भी आता है. तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा. सो प्लीज बी इन ओपन माइंडेड एंड जस्ट आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क. ओके, एंड हियर इज द टर्म विशिंग एंड एसएमएसिंग. ठीक है, विशिंग एंड एसएमएसिंग जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, फिशिंग,
उसी की ही एक सब कैटेगरी है। फिशिंग का मीनिंग क्या होता था कि हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती थी जो एक रियल लगती है, बट उसके अंदर थ्रेड्स छुपे हुए होते हैं, ठीक है, उसे हमने बोला था फिशिंग। उसी के सिमिलर वे में अगर हम विशिंग की बात करें तो विशिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर आपको फोन करके, यानी कि यूजिंग द मोबाइल फोन्स, यूजिंग द टेलीफोन फोन्स, दे वांट टू सीक योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, सो विशिंग के अंदर हम फोन करते हैं। इसमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं फिशिंग, विशिंग और एसएमएसिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले विशिंग एंड एसएमएसिंग इज द सबसेट ऑफ फिशिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विशिंग इज डन बाय द मोबाइल फोन and SMSing is done by the text messages, mobile phone messages, etc. Okay, so in the wishing, hackers seek information like customer ID, our CVV number, our card expiry date, ATM pin, OTP, sensitive passwords. So that's how the wishing works. Okay, इसका एक ही मीन आपको याद करना है कि ये फोन कॉल के द्वारा अचीव किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एसएमएसिंग। ठीक है, यूज ऑफ मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेजेस टू योर विक्टिम्स, ठीक है, यानी कि फूल बनाना विक्टिम्स को इनटू कॉलिंग बैक ऑन फ्रॉडेंटेड फोन नंबर्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो एसएमएस आते हैं, ये जो फ्रॉड एसएमएस, उसे हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, एसएमएस। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर करते हैं तो ये वेबसाइट्स पे आपको पॉप आउट कर देता है या किसी मैलिशियस कंटेंट को आपके फोन में डाउनलोड कर देता है, सो दैट कैन हार्म योर डिवाइसेस। फिर सिम स्वैप स्कैम। सिम स्वैप स्कैम, मान लीजिए कि जैसे कि आपका एक फोन नंबर है, आपके जो सिम कार्ड का जो नंबर है वही नंबर का यूज करते हुए आप एक नया कनेक्शन लेते हैं, तो उसको हम सिम स्वैप स्कैम कहते हैं। Supposingly that I am using the 10 digit unique numbers of my phone number, and the hacker is also using the same set of digits, okay, to call, to connect to the internet, to communicate with each other. So this will be fall under the SIM swap scam. Okay, and yes, very obvious topic, which is the credit card or debit card fraud. Okay, an unauthorized use of another's credit or debit card information for the purpose of purchases or withdrawing funds from it. जैसे कि अगर आपको कुछ कॉल्स आते हैं कि that your subsidy is missing, your scholarship is missing, and now you have to tell me the CVV number of your debit card, or you have to tell me the 12 number of your credit card or debit card, and if user tells the debit card or credit card number, then they do the forgery and they steal all the money. So this is a very simple to understand credit card or debit card fraud. ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट इज आल्सो मोस्टली यूज्ड इन द सोशल मीडिया नेटवर्किंग। ठीक है, जैसे कि आप सभी अभी फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, तो आपका भी सेम नेम, सेम फोटो, सेम पर्सनल डिटेल्स यूज करते हुए अगर कोई अनऑथराइज्ड चीजें करता है तो आपके आइडेंटिटी थेफ्ट साइबर क्राइम कैटेगरी के अंडर में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी एग्जांपल दिया था कि if someone is using my name just like Praveen Tripathi and using my phone number, my photo and doing the malicious act, so this will be come under the category of identity theft. Just like if anyone send on behalf of my messages to everyone, so it will be considered as the identity theft. It means that dishonestly a recipient to buy a product or service or visit a website via email, SMS, MMS where he can make purchases. ठीक है, सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन अगर आप कहें तो परचेजिंग में यूज होता है कि आपने मेरे नाम का ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आप मेरे सेंसिटिव डेटा को पब्लिश कर सकते हैं, फिर आप मेरे आइडेंटिटी थेफ्ट का यूज करते हुए कुछ भी मैलिशियस एक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज है रैंसमवेयर। रैंसम का मीनिंग क्या होता है, फिरौती। ठीक है, जैसे कि हम किडनैपिंग में हमने सुनते हैं कि जब अगर कोई किडनैपर किडनैप करता है तो उसके बाद वो आपसे रैंसम की डिमांड करता है। जस्ट लाइक रैंसमवेयर क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, सिस्टम के मैलिशियस एक्ट के थ्रू अगर एक्सेस कर लिया जाता है, तो आपसे जो हैकर है या जो अटैकर है वो आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट मांगेगा कि अगर आप उससे उतना पे कर देते हैं तब वो आपके डिवाइस को डिक्रिप्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टर्म है रैंसमवेयर। ठीक है, you can interrelate with the practical life example as the kidnapping and the ransom. Okay, so this is known as the ransomware. So we have much discussed about the cyber crimes. So if you want to ask any kind of question, please raise your hand. So after discussing about the cyber crimes and its types, we have understood how the cyber crimes are being implemented and which kind of cyber crimes are. So now our next topic is the network security tools and services.
So far we have discussed much about the security threats. Okay, so now we have to understand that how we can prevent our system and what are the preventive measures of our system so that we can just can get secure our system. ठीक है ना, अगर हमें अपने सिस्टम को सिक्योर करना है इन साइबर क्राइम से या साइबर थ्रेट से, तो हमें क्या क्या स्टेप्स यूज करने होते हैं या क्या क्या लेयर्स है, क्या क्या सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है जो हमें कंप्यूटर इंजीनियर्स ने प्रोवाइड कर रखे हैं. ठीक है, सो सिंस द इंटरनेट हैज इमर्ज्ड एज अ प्राइम टूल for sharing resource and accessing data, an exponentially growing number of users are using it with both goods and bad intention. Yes, it is very well obvious understandable है ना, कि अगर हम उस चीज को यूज करें, हर चीज के देखिए दो पहलू होते हैं. अगर हमारे लिए नेटवर्क एंड इंटरनेट बहुत ज्यादा यूजफुल है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बैकफायर भी करता है. तो जो हमारे जो यूजर्स हैं, जैसे हम यूजर्स हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको गुड इंटेंशन से यूज कर रहे हैं या बैड इंटेंशन पे यूज कर रहे हैं. तो गुड एंड बैड दोनों इंटेंशंस के लिए हमारे पास कुछ मेजर्स होने चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकें. ओके, सो एवरीवन एक्सेसिंग द इंटरनेट नीड्स टू बी अवेयर. बिकॉज़ अगर हम सिक्योरिटी टूल्स की बात करें तो सबसे पहला जो मेन कंसर्न होता है कि आपको अवेयर रहना होगा. चाहे आप कितने भी टूल्स, चाहे आप कितने भी वायरस, एंटीवायरसेस आप डाउनलोड कर लीजिए, आप फायरवॉल्स इंस्टॉल कर लीजिए, बट इफ यू आर नॉट अवेयर and if you do not take care of your system, then your system will be attacked by the threats. That's it. चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, मोबाइल फोन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, किसी की भी बात करें, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे या आप उसके अवेयर नहीं है तो आपका साइबर थ्रेट्स आप पे अटैक कर सकता है. ठीक है, हमने बात की थी साइबर थ्रेट्स में कि कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है तो उसके बाद से आपके साइबर थ्रेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि यू नीड्स टू बी मच मोर अवेयर. Okay, so next topic is the network layer security. Network layer security, इसमें हम TCP/IP protocols यूज करते हैं. ठीक है, and may be secured with the cryptographic methods. Cryptographic method क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे कि अभी आपका जो एक मैसेज है, मान लीजिए मेरा मैसेज है हेलो, तो हेलो को डिफरेंट यूनिक सेट के अल्फाबेट्स में उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको डिक्रिप्ट किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हेलो को कुछ और लिख दिया जाता है, उसके बाद एक प्राइमरी की दी जाती है, इंक्रिप्शन की बोल सकते हैं, एक प्राइमरी की बोल सकते हैं, उस की का यूज करके फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है. तो नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर में TCP/IP के साथ SSL यूज किया जाता है, यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या सिक्योरिटी टूल्स है जो हम यूज करते हैं. फर्स्ट सिक्योरिटी टूल्स है हमारा फायरवॉल. फायरवॉल आप सभी ने सुना होगा. फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं आजकल, और नहीं तो पहले हमें करवाने होते थे. ठीक है, तो फायरवॉल जो होता है हमारे एक्सटर्नल जो नेटवर्किंग लिंक्स होती है, जो एक्सटर्नल नेटवर्किंग रिसोर्सेज होते हैं, उनसे हमारे पीसी को, मोबाइल डिवाइसेस को या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सिक्योर करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. A firewall aims at protecting the internal network of an organization. Okay, just like it may be the organization, it may be the home or individual form, malicious traffic from external networks. Mark my point students, it will prevent your system from the external networks. यानी जो बाहरी रिसोर्सेज हैं, बाहरी रिसोर्सेज से ये आपके पीसी को या आपके सिस्टम को सेव करेगा. ठीक है, a router or a computer often dedicated to serve as a firewall. यानी कि हम फायरवॉल किसको बनाते हैं, या तो हम किसी एक राउटर को फायरवॉल के रूप में यूज लेते हैं या हम किसी एक कंप्यूटर को यूज लेते हैं, बट nowadays it is inbuilt or it can achieved by the software firewalls also. ठीक है, पहले के टाइम में केवल फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल आते थे, लेकिन अब सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी आने लगते हैं. ओके, तो फर्स्टली इनिशियली हम क्या करते थे, राउटर्स को फायरवॉल बना देते थे या फिर कंप्यूटर को. तो वो क्या करता था, इंटरमीडिएरी के रूप में काम करता था. एक्सटर्नल नेटवर्क में अगर कोई थ्रेट्स आएगा वो उसको पहले से ही डिटेक्ट करके उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करता है. ठीक है, फायरवॉल इंस्पेक्ट्स द नेटवर्क ट्रैफिक एंड अलाउज ओनली द डेटा टू पास थ्रू द नेटवर्क. ओके, सो फायरवॉल क्या अलाउ करता है कि अगर आपके एक्सटर्नल नेटवर्क में कुछ भी अगर मैलिशियस चीजें पाई जाती है तो उसको पहले से वो प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है. ठीक है, और वो अलाउ नहीं करता है कि वो आपकी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स को, यानी जो आपने सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं उसको वायलेट करें. तो बहुत ही इजी है समझना फायरवॉल. ठीक है, सो तन्मय इज आस्किंग समथिंग. So as I have told you that there are two kinds of firewall. First one is the hardware and second one is the software firewalls. ठीक है, so hardware firewalls in the form of a router that prevents malicious software from entering our
network. It is very easy to understand. And the software firewall installed on personal computers, or we can say any kind of electronic gadgets, to prevent unauthorized access or malwares from gaining access to personal computers. Okay, and there is another term which is the network firewall. Network firewall क्या करता है कि जो आपके मैसेजेस हैं जिनको एनक्रिप्ट किया गया है उसको डिक्रिप्ट करने में इजी करता है, या उनको नॉन रीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है. नॉन रीडेबल फॉर्मेट में अगर आप वो कन्वर्ट करता है तो हैकर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे कन्वर्ट करें. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, या जो इंटरेस्टिंग फायरवॉल है वो है नेटवर्क फायरवॉल. तो ये था हमारा फायरवॉल के बारे में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फायरवॉल. If you want to ask any kind of question regarding to firewall, you can ask. Okay. So our next topic is the antivirus. I hope that you all are familiar with this term, antivirus. Antivirus is also a software that aims to protect our system. But now we can differentiate between the firewall and antivirus is that firewall can be the hardware oriented, but antivirus will be the only software oriented only. Okay. So here you can differentiate between the firewall and antivirus. Mostly if we say that firewall and antivirus works like a similar way. ठीक है, दोनों ही हमारे पीसी को या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रिवेंट करती है, बट फायरवॉल और एंटीवायरस में थोड़े से स्मॉल डिफरेंसेस हैं, तो मैंने नीचे आपको एज अ कंपैरिजन चार्ट के रूप में बता रखा है. ठीक है, सो इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिटेक्टिंग दीस मैलिशियस प्रोग्राम बाय सर्चिंग फॉर देम एंड रिमूविंग देम. देखिए एंटीवायरस कैसे वर्क करता है. अगर आपके पीसी में अगर कोई मैलिशियस एक्ट्स है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो पहले उनको रीड करेगा, उसके बाद उनको स्टोर कर लेगा. फिर जैसे ही आप उस सिस्टम को चलाते हैं या एक्सेस करते हैं तो वो पहले मैच करता है. ये मैचिंग फॉर्मेट का यूज करता है. ठीक है, मैचिंग फॉर्मेट का यूज करने का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम या कोई भी फाइल्स अगर उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर से मैच करती है तो एंटीवायरस उसको प्रिवेंट कर देगा, एंटीवायरस उसको ब्लॉक कर देगा. और अगर उससे वो मैच नहीं करती है तो फिर वो आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहता है. तो ये इस बेसिस पे काम करती है. ठीक है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर डिटेक्टिंग दिस मैलिशियस प्रोग्राम बाय सर्चिंग फॉर देम एंड रिमूविंग देम. ओके, टू कीप द सिस्टम आर प्रोटेक्टेड. द सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स बाय मेंटेनिंग अ डेटाबेस. As I have told you that it maintains a database, or we can say the table, okay, of malware definitions which are automatically updated. It searches for any malicious program by scanning the files against. So I hope जिस किसी के पास भी PCs हैं, जब वो एंटीवायरस का वर्क करते हैं या स्कैन करते हैं तो वो स्कैनिंग सिस्टम को यूज करता है. वो हमारे हर एक फाइल को, हर एक फोल्डर्स को स्कैन करता है. स्कैन करते वक्त वो क्या कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को या मैलिशियस प्रोग्राम्स को. ठीक है, अगर कोई मैच करता है तो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देगा, और अगर मैच नहीं करेगा तो फिर वो हमारा सिस्टम स्मूथ चलेगा. इन केस ऑफ अ मैच दे आर डिक्लेयर्ड as potentially harmful and are disabled and removed depending upon antivirus software setting. So this is how we have completed the antivirus and firewalls. Now we will discuss the differentiation between the firewall and antivirus. Here I have mentioned the basis of comparison, and here I have made the two columns of firewall and antivirus. So very obvious to understand that firewall works for both hardware and software, and antivirus works for software only. जो मॉनिटरिंग होती है फायरवॉल की वो थोड़ा सा आईपी फिल्टरिंग के ऊपर काम करती है, लेकिन जो एंटीवायरस है वो इन्फेक्टेड फाइल्स को पहले से स्कैन करता है, उसकी डीबीएमएस बनाता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है. फायरवॉल मोस्टली एक्सटर्नल थ्रेट्स को ही रोकेगा, बट एंटीवायरस जो है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी रोकेगा, उससे प्रिवेंट करेगा, उससे डील करेगा. ठीक है, फायरवॉल जैसे कि हम सभी नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे मैसेजेस किसके फॉर्म में आते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में. तो अगर फायरवॉल एक्सटर्नल थ्रेट्स के साथ डील कर रहा है तो वो इनकमिंग पैकेट्स को डील करेगा, और एंटीवायरस क्या करेगा, सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट करेगा. अब एक टर्म होती है कि आईपी स्पूफिंग. आईपी स्पूफिंग का मीनिंग होता है कि आपकी एक फेक आईपी एड्रेस बना देना, फेक आईपी एड्रेस बना देना, या फिर आपका जो एक आईपी एड्रेस है उसी को सेम कॉपी कर लेना. तो उसे हम बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, यानी कि फेक आईपी एड्रेस बनाना. तो फेक आईपी एड्रेसेस और राउटिंग अटैक्स को भी कौन प्रिवेंट कर सकता है, फायरवॉल. जबकि एंटीवायरस क्या करता है कि आईपी स्पूफिंग से उसे कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज इट वर्क्स ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन. Okay, so no counter attack are possible once a malware has removed. So
आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सिक्योर लगा, फायरवॉल या एंटीवायरस?